हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीएन के ट्यूशन में। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि लास्ट क्लासेस में हमने कुछ चैप्टर्स अपने चैप्टर नंबर 12 तक सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं। कोई डाउट या कोई आपका छोटा-मोटा डाउट होता है तो आप लास्ट क्लासेस में जाके देख सकते हो, ठीक है? पिछले चैप्टर्स का, ठीक? तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड तो नहीं, मतलब ये कहते हैं कि इसे हम बार-बार पढ़ते हैं पर समझ नहीं आता हमारे, ठीक है? तो आज वो चैप्टर कौन-सा है 10th क्लास में, वो चैप्टर है आपका सांख्यिकी, मीन्स स्टैटिक, इंग्लिश में बोलते हैं उसे स्टैटिक्स, ठीक? तो बच्चों, सांख्यिकी स्टैटिक्स का मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझो, पता होना चाहिए सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या है इसका? मतलब है इसमें आंकड़ों की गणना की जाती है। कोई आंकड़े आपको दे रखे होते हैं, उनकी गणना करनी होती है बच्चों आपको इसमें, ठीक? उनकी गणना कैसे करते हैं, वो हम समझेंगे, ठीक? आज के इस क्लास में। तो सबसे पहले बच्चों, इन्हें कंप्लीट करने से पहले हमें पता होना चाहिए सांख्यिकी को लोग जानते हैं बहुलक, माध्य और माध्यिका के नाम से। बहुलक, माध्य और माध्यिका के नाम से। तो इन चीज़ों से इम्पोर्टेंट भी एक चीज़ होती है, जो टेबल्स हमारे पास आती हैं, उन्हें हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। वो टेबल्स किस तरीके की है? टेबल्स आपकी 2 तरीके की होती हैं। जो आंकड़े होते हैं, वो आपको 2 तरीके से दिए जाते हैं। एक तरीका होता है आपका वर्गीकृत, एक तरीका होता है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत में क्या होता है बच्चों, आपको सिंपल सी एक लाइन लिख के दे दी जाएगी। आप उसे ईज़िली सॉल्व कर सकते हो, ठीक? वहीं आपको दे दिया जाए वर्गीकृत, तो बच्चों उसमें आपको एक टेबल दी जाती है, उसमें वर्ग अंतराल दिया जाता है, उसमें आपको सतत वर्ग अंतराल, असतत वर्ग अंतराल, इन चीज़ों के बारे में जानना, आज हम यही सब जानेंगे कुल कंप्लीट करके, ठीक है? फिर इनमें विधियाँ होती हैं इन्हें सॉल्व करने की, माध्य की भी विधियाँ होती हैं, बहुलक की भी विधियाँ होती हैं। इन चीज़ों को आज हम कोशिश करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आज करेंगे हम आज की क्लास में, कुछ कॉन्सेप्ट हम अगली क्लासेस में करेंगे, ठीक है? बट हम बेशक आप थोड़े को 2 कॉन्सेप्ट पढ़ो और कॉन्सेप्ट आपको रेडी होना चाहिए, क्लियर? तो सबसे पहले आप समझो, आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है बच्चों। लाइन क्या लिखी हुई है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है बच्चों? सबसे पहले तो आपको सब जानते हो ना लोग किस क्या कहते हैं, पहला क्या होता है, सॉरी, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है बच्चों, वो आपको तो बच्चों देखो कौन-कौन से माध्य कौन-कौन सी इसमें मापें होती हैं। इसकी होती हैं 3 मापें, अच्छे से ध्यान रखो। पहली क्या होती है बच्चों? माध्य। कौन सी होती है? पहली माध्य। दूसरी क्या होती है बच्चों? माध्यिका, माध्यक, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है माध्यिका, ठीक? इस नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक? अगली माप आपकी होती है बहुलक। बहुलक क्या होती है? बहुलक। अब बच्चों इंग्लिश में भी इनके नाम होते हैं। वो क्या होता है? पहला ये होता है मीन, ठीक? ये आपका होता है मोड, ये होता है मीडियन। मीन, मोड, मीडियन, ये आपके 3, ठीक? मीन, मोड, मीडियन ने इंग्लिश में कहते हैं। ये माध्य, माध्यिक तथा बहुलक, ये 3 होते हैं आपके पास, ठीक? इनमें बच्चों आपसे क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का टिक राइट, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन-कौन सी है? तो मैं आपके लिए ना एक चीज़ और लिखता हूँ छोटी-सी। उसमें क्या होता है कि इसमें एक परिसर और होता है बच्चों। क्या होता है? परिसर, ठीक? परिसर क्या होता है? परिसर, ठीक? परिसर मतलब रेंज, रेंज। अब समझो, आपसे बोला जाए बताओ, ये अभी ये 3 तो मैंने आपको बताया इसकी मापें होती हैं। आंखें बंद करके बोल दो भाई मीन, मोड, मीडियन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, ठीक? आपसे एक ऐड और कर दिया परिसर। अब बताओ बच्चों, जो परिसर है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है या नहीं? ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा लिख के, बताओ निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? तो आप क्या करोगे? देखो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है,
जो आपका ये मोड है ये क्या है, ये मतलब ये क्या है बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, क्या है, माप है। ठीक, इसे भी हम बोल सकते हैं, इसे भी हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोलेंगे, इसे भी हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोलेंगे। लेकिन हम रेंज को नहीं बोल सकते बच्चों, रेंज को नहीं बता सकते हम। रेंज क्या है, रेंज को नहीं बता सकते। रेंज केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। रेंज क्या होती है, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 8 तक, 10 से लेके 9 तक, 9 से लेके 10 तक, ये एक रेंज होती है। बट इसमें इनकी बहुलक निकालना, माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, ये एक फॉर्मूला बेस्ड है। ये सांख्यिकी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं सांख्यिकी। ठीक, यहाँ तक क्लियर सबको बढ़िया तरीके से। ठीक बच्चों, देखो इन सब बातों को तो ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, अच्छे तरीके से ध्यान रखो इन बातों को, इन्हें बढ़िया तरीके से नोट करो। ठीक, बट ये आपका क्या है, परिसर, रेंज, आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मैंने इसलिए ये चीजें आपको बताई हैं। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब देखो बच्चों, ये चीजें आपको पता है, अच्छी बात है। ठीक, मैं आपको इधर एक छोटी सी चीज और सिखाऊंगा, मीडियन। ठीक, इधर मैं आपको एक छोटी, मैंने बोला था बच्चों आंकड़े, क्या होता है, आंकड़े, आंकड़ा। ठीक, आंकड़ा कितने प्रकार के होते हैं, आंकड़े, आंकड़े मैंने बच्चों आपको बताए थे, पहला 2 प्रकार के आंकड़े बताए थे मैंने आपको। कौन कौन से बताए थे बच्चों, पहला आंकड़ा क्या बताया, वर्गीकृत, क्या बताया, वर्गीकृत। दूसरा क्या बताया, अवर्गीकृत। ठीक, 2 आंकड़े होते हैं, वर्गीकृत और एक होता है आपका अवर्गीकृत। ठीक, तो अब बच्चों देखो, सबसे पहले लिखते हैं हम वर्गीकृत। ये हो गया वर्गीकृत, ये हो गया बच्चों ये हो गया बच्चों आपका अवर्गीकृत। ठीक, अब देखो बच्चों, अवर्गीकृत, ये वर्गीकृत। अब बच्चों इनके अंदर अवर्गीकृत इजी है, आपको एक सिंपल लाइन लिख के दे देगा, आपको फाइंड कर लेना है। आपके सामने लिख के दे देगा 2 4 5 8 9 10, बताओ इनका माध्य क्या है, दोबारा 10 लिख के दे, इनकी माध्य क्या है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। बट बच्चों आपको वर्गीकृत में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें आती हैं बच्चों 3 तरीके की टेबल्स। कितने तरीके, 3 तरीके की टेबल्स। पहली टेबल होगी जो डायरेक्ट लिखी होगी, दूसरी टेबल डैश डैश में लिखी होगी, तीसरी टेबल होगी जो हमारी उनके बीच में अंतर होगा, कुछ अलग अलग अंतर होगा, समान अंतर, अलग अंतर, और एक डायरेक्ट टेबल। तो अब हम जो पढ़ेंगे ना, तो आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम आंकड़ों के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें आगे चल के प्रॉब्लम क्वेश्चन में बहुत कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ तक आपका क्लियर हुआ बढ़िया तरीके से। तो बच्चों देखो, हमने वर्गीकृत अवर्गीकृत में थोड़ा नॉर्मल सा डिफरेंट देख लिया। अब हम देखेंगे कंप्लीट डिफरेंट। हमने अब एक सिनेरियो बना दिया, रोड मैप मैंने आपको बता दिया एक, कि आप नॉर्मली जनरली ऐसे याद रख सकते हो, बट इसे एक अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हमें एक नोट्स में प्रॉपर लिखना है, वो किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आप किसके बारे में लिखोगे बच्चों, अवर्गीकृत के बारे में। ठीक, अवर्गीकृत। ठीक, अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं जो आपके आंकड़े। ठीक, अवर्गीकृत आंकड़े। अब इनमें क्या होता है बच्चों, आपको नॉर्मली लिख के क्या दे देंगे, अवर्गीकृत आंकड़े में ऐसा लिख के दे देंगे 2 4 6 8 9 10। जनरली बस इस तरीके से आपको लिख के दे देंगे और क्वेश्चन लिख देंगे, माध्य ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन लिख के आ जाएगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन लिख के आता है तो बच्चों को क्या होता है, अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक, डन। क्या होता है, अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक, अब देखो वर्गीकृत आंकड़े। सबसे पहले क्या, वर्गीकृत, ये दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका। ठीक है, यहाँ पर एक नॉर्मली जनरल फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया, नॉर्मल इस तरीके से लिख के आएगा। अब देखो वर्गीकृत,
वर्गीकृत आंकड़े। ठीक, अब देखो वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़ों में एक टेबल बनाता हूँ मैं, 3 तरीके से आपको समझाने। इसका पहला पॉइंट, सबसे पहले एक टेबल समझो क्या आता है। एक टेबल बनी हुई है बच्चों ये, ठीक है, इसे 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया बच्चों। अब देखो अवर्गीकृत, ऊपर लिखा हुआ है x, नीचे लिखा हुआ है f। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये x और f क्या है, ठीक, तो आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, ये जो f लिखा होता है ना बच्चों, ये जो f लिखते हैं हम लोग, वो क्या होता है, उसे बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं, बारंबारता। ठीक, क्या बोलते हैं बच्चों इसे, f को क्या बोलते हैं, बारंबारता। कोई चीज कितनी बार आई हुई है, बारंबारता का मतलब कोई चीज कितनी बार आई हुई है। ओके, क्या बारंबारता का मतलब क्या होता है, कोई चीज कितनी बार आई हुई है। तो नॉर्मली बच्चों आपके पास x वर्ग अंतराल, डायरेक्ट आपको वर्ग दे रखा है, जगह दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है बच्चों। तो वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों आपको, कुछ इस प्रकार 8 9 4 5। ठीक, इसमें नीचे इसका जो बारंबारता दे रखी है 8। किसी सारणी में मान लो आपके एक क्लास में बच्चे हैं 12-50, ठीक है, तो 8 बच्चों ने मतलब जो 8 बच्चे हैं उन्होंने कितने अंक प्राप्त, कौन सी पोजीशन प्राप्त की है, 2। 8 बच्चे कितनी बार आए हैं, 8 बच्चे 2 बार। ठीक, अब 9वीं क्लास है, उसमें 3वीं पोजीशन कितने बच्चे आए हैं, 4। ठीक, 9 कितनी बार आए हुए, 9 पोजीशन कितने बच्चे, 4। चौथी पोजीशन में कितने बच्चे हैं बच्चों, 8 बच्चे। 5वीं पोजीशन में कितने, 10। ठीक, मतलब 9वीं पे मैं बोल रहा हूँ, अगर 9 पे 4 बच्चे हैं तो ये मान लो एक पिलर है, इस पे 4 बच्चे खड़े हुए हैं। क्लियर, ये पिलर खड़ा है, इसके ऊपर 4 बच्चे खड़े हुए हैं। ठीक है, 4 बच्चे खड़े हैं इसके ऊपर, समझ लो बारंबारता का मतलब कितने बच्चे कितने बार आया हुआ है। 9 में जो मान लो पोजीशन होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट पोजीशन कितने बच्चे, 2 बच्चे, 2 बार आए हुए बच्चे। फिर थर्ड पोजीशन पे 3, सेकंड पोजीशन पे 6। तो ये हो गया आपका सिंपल पहला, ये आपका हो गया वर्ग अंतराल, नॉर्मल जब आपको दे रखी होगी तब। जब भी हम कोई भी चीज करेंगे उसे हम इस फॉर्मेट में बदलेंगे, और ये फॉर्मेट बदलना बच्चों आगे धीमे धीमे कॉन्सेप्ट के साथ धीरे धीरे चलेंगे, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे धीमे धीमे। ठीक, अब देखो पहला ये तैयार हो गया। ठीक, अब दूसरी टेबल देखो, दूसरी टेबल में क्या होगा, दूसरी टेबल में बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हल्का सा। क्या रहेगा डिफरेंट, ठीक, ये आपको टेबल बना दी नॉर्मली। ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चों, ऊपर आपका लिखा है x, x का मतलब समझते हो ना, वर्ग अंतराल। बच्चों यहाँ x का मतलब लिख देता हूं क्या, वर्ग वर्ग अंतराल। ठीक, क्या वर्ग अंतराल, ठीक है बच्चों, वर्ग अंतराल। ठीक, अब देखो x और f की वैल्यू दे रखी है बच्चों आपको, यहाँ x और क्या दे रखा है, f। इनमें क्या दे रखा है आपको, दे रखा है 0 से लेके 10 तक। ठीक, फिर 10 से लेके 20 तक, फिर 20 से लेके 30 तक, और ऐसे ही बच्चों 30 से लेके 40 तक। ठीक, वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक, 10 से बीच में कितने, 5 बच्चे, 5 बच्चे। जैसे मान लो 10 बच्चों में से 0 से लेके 10 के रोल नंबर में जिन्होंने 5 अंक प्राप्त किए हों, कितने, 5 बच्चे हैं। ठीक, वैसे ही 20, 8 अंक प्राप्त, 8। ऐसे ही इसमें 7, इसमें 4, कितनी बार,
30 से लेके 40 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हुए हैं? 4 बच्चों के। 20 से लेके 30 तक 7 बच्चों के आए हुए हैं, और 10 से लेके 20 8 बच्चे के आए हुए हैं। ठीक, ये क्या हो गया बच्चों आपका? ये होता है आपका सतत वर्ग अंतराल। क्या होता है? सतत वर्ग अंतराल। क्या होता है? सतत वर्ग अंतराल। ये बच्चे 2। ठीक, ये क्या है आपका? इसे बोलते हैं हम सतत वर्ग अंतराल। क्लियर? क्या होता है ये? सतत वर्ग अंतराल। अब देखो नेक्स्ट एक और है इसका छोटा सा। ठीक, ये 1 2 इधर करते हैं हम तीसरा थर्ड टाइप क्या होता है इसका? थर्ड टाइप है आपका, ऐसे नॉर्मली आपको एक टेबल बना के दे देंगे सिंपल। ठीक, यहाँ पे x, ठीक, यहाँ पे y, सॉरी f, y नहीं f बच्चों। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है सिंपली, अगर आपको 0 से लेके 10 तक दे रखा है तो अगला 11 से लेके 20 तक, अगला 21 से लेके 30 तक, अगला 31 से लेके 40 तक। ठीक, इसमें आपको दे रखा है 9 11 20 12 बच्चों ने ले रखा है, इसमें 13, इसमें 15। अब बच्चों देखो, अब मैंने आपको बताया, आप इस पे भी ध्यान मत दो बारंबारता पे, आप ध्यान दो इस चीज पे, 0 से लेके 10 तक, फिर 11 से लेके 20, 21 से लेके 30, 31 से लेके 40। अब समझो ये क्या है? ये है आपका असतत वर्ग असतत वर्ग अंतराल। अब बच्चे कहेंगे नहीं सर ये तो एक जैसे हो गए, ये भी है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इनमें डिफरेंट क्या हुआ? जरा गौर से देखो आप लोग, फोकस करो एक बार जरा यहाँ पे। 0 10 10 20 20 30। अब इधर आ जाओ, इसे छोड़ो। 0 10 11 20 21 30। कुछ समझ आया आप लोगों को? जो हमारा सतत वर्ग अंतराल होता है बच्चों, ठीक, उसमें क्या होता है, जहां से डिजिट एंड होता है, जहां पे अंतराल, उसी से जस्ट तुरंत चालू हो जाता है। ठीक, उसी से तुरंत चालू हो जाता है। जैसे यहाँ 0 10 10 से 20 20 से 30, जहां खत्म हुआ अगले में उसी से चालू हो जाता है। ठीक, असतत वर्ग अंतराल में क्या होता है बच्चों, जहां खत्म होता है उससे एक बढ़ के, उसके जस्ट आगे वाले नंबर से बढ़ के चालू होता है। ठीक, यहाँ 0 से 10, क्लियर, फिर 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40। क्लियर? समझ आ गया? सतत वर्ग अंतराल में और असतत, समझ लो ये सतत, सतत में क्या होता है, लगातार, जहां खत्म वहीं से स्टार्ट, जहां खत्म वहीं से स्टार्ट, जहां खत्म वहीं से स्टार्ट। असतत में क्या होता है, जहां खत्म उससे एक बढ़ के, उसके आगे वाले से स्टार्ट, एंड तक, एंड लास्ट तक। ठीक, क्लियर? ये सेम, जहां खत्म उससे आगे एक बड़ा स्टार्ट, एक बड़ा स्टार्ट। अब बच्चों देखो, इसमें आपको क्या था, वर्गीकृत, बारंबारता, वर्ग अंतराल क्या होता है, x। ठीक, आज हमने समझा सिर्फ इसके कुछ टर्म समझे हमने, जो इम्पोर्टेंट टर्म से, ठीक, वो समझे हमने आज। ठीक है, इस क्लास में उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, और अगर कोई डाउट है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में धीमे धीमे, जब आप अभी सोचो, अभी आपने स्टार्ट किया चैप्टर, धीमे आप सोचोगे सर ये एफ का यूज क्या होता है, एक्स का यूज क्या होता है, धीमे धीमे जब हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे विद क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जब हम साथ करेंगे, तब आपको धीमे धीमे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एफ का मतलब बारंबारता क्या होता है। जैसे अभी आपको मैंने बहुलक वगैरह, माध्यक वगैरह के बारे में नहीं बताया, बट आपको मैंने बताया है वर्गीकृत, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन पूरा आपका सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ लिख के आ गया सतत वर्ग अंतराल, वहां माध्यक का फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। अगर वहां पे लिखे आ गया वर्गीकृत आंकड़े अवर्गीकृत, तो वहां तुम माध्यक का क्या करोगे, डायरेक्ट ऐड किया, पदों की संख्या, पदों का योग, पदों की संख्या, डायरेक्ट खत्म क्वेश्चन। वहीं अगर ये आ गया आपके सामने लिख के वर्गीकृत अंतराल, तो आपको इन तीनों में से कोई एक मिलेगी और तीनों में फॉर्मूले अलग। समझ जाओ, वहां तुम्हारा खेल खत्म। अगर तुमने ये तीन चीजें नहीं समझ पाई तो तुम्हारा खेल खत्म क्वेश्चन के अंदर। आप मार्क्स गेन करने की छोड़ो, आप उसका क्वेश्चन का कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगे। आप पेपर खराब करके, आप पेज खराब कर दोगे, क्वेश्चन बिगड़ जाएगा वहां से। ठीक है, तो आपको मेरा कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जरूरी नहीं ज्यादा मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बट जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करो। क्वेश्चन की जो नींव रखी जाती है ना मकान की, वैसी सेम इसी पे पूरे क्वेश्चंस की नींव रखी होती है आपकी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।